हेलो बच्चों, वेलकम टू टीडीएस क्लासेज। अभी हम 10th क्लास के भौतिकी का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। और पिछली वीडियो में हमने यह जाना कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसे भी हमने सिद्ध किया। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश की किरणें, किरण पुंज किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण यानी पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ हमने जाना। साथ ही परावर्तन के नियम, उसके बाद प्रतिबिंब और समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, इतना हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसे समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। तो आप अपने आसपास शीशा ज़रूर देखते होंगे, यानी कांच। तो कांच को ही एक तरफ से पेंट कर देने से वही दर्पण बन जाता है। जैसे आपके घरों में जो मिरर होता है यानी ऐनक, जिसमें आप अपना अक्स देखते हैं, वो भी एक कांच का टुकड़ा था और उसे एक तरफ से पेंट करके दर्पण यानी मिरर बना दिया गया। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक समतल दर्पण पढ़ाया था कि यह एक कांच का टुकड़ा है और इसके पीछे वाले भाग को अगर हम रंग देंगे यानी पेंट कर देंगे तो यह एक दर्पण बन जाएगा। और कौन सा दर्पण, तो समतल दर्पण, क्योंकि इसका सतह क्या है, समतल है। अब आप इसके सामने अगर यहाँ पे खड़े होंगे तो आपका प्रतिबिंब इसमें दिखेगा। ये तो था समतल दर्पण। अभी हम गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ गया कि दर्पण किसे कहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण कैसे बनता है और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। मान लीजिए यह एक कांच का गोला है और अंदर से बिल्कुल खोखला है। जैसे आप फिश को रखने के लिए मार्केट से पॉट खरीदते हैं कांच का, बिल्कुल वैसा ही अंदर से बिल्कुल खोखला है और यह कांच का बना हुआ है, गोलाकार का। अब हम क्या करेंगे, इसका इतना भाग कट कर देंगे तो हमें यह एक कांच का टुकड़ा मिल गया। ये क्या हो गया, हमें एक कांच का टुकड़ा मिल गया। अब इस कांच के टुकड़े को चाहे तो हम इस तरफ से पेंट कर दे तो हमें एक दर्पण मिल जाएगा, चाहे तो हम अंदर से भी पेंट कर देंगे तो ये भी एक दर्पण बन जाएगा। और यह किसका भाग है, यह कांच का टुकड़ा किसका भाग है, तो एक खोखले गोले का भाग है। चूँकि गोले का भाग है इसलिए जो इससे दर्पण बनेगा हम उसको क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे। ठीक, यह कांच का टुकड़ा हमें कैसे प्राप्त हुआ, तो एक खोखले गोले से प्राप्त हुआ। तो इस कांच के टुकड़े को जब हम दर्पण बनाएंगे तो यह कौन सा दर्पण बनेगा, गोलीय दर्पण बनेगा। और दर्पण कैसे बनाएंगे, चाहे तो हम इसको इस साइड से पेंट कर दे तो भी दर्पण बन जाएगा, चाहे तो इस साइड से पेंट कर दे तो भी दर्पण बन जाएगा। आपको ये समझ में आया कि गोलीय दर्पण बनता कैसे है। अब हम ये देखते हैं कि गोलीय दर्पण कहते किसे हैं। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। अब ये परावर्तक सतह क्या है, तो देखिए पिछली वीडियो में मैंने ये बताया कि यह एक समतल दर्पण है। यह एक कांच का टुकड़ा था और इसके नीचे वाले भाग को हमने पेंट कर दिया। तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो रहा है, इसके ऊपरी वाले भाग से हो रहा है। तो प्रकाश का परावर्तन जिस सतह से होता है उसी सतह को हम परावर्तक सतह बोलते हैं। जैसे इसके ऊपरी वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो इसके ऊपरी वाले भाग को हम बोलेंगे परावर्तक सतह। और नीचे वाले भाग को तो हमने पेंट कर दिया है तो नीचे वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन नहीं हो सकता है। इस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, ऊपरी वाले सतह से, इस सतह से होगा। तो इसलिए ऊपरी वाले सतह को हम परावर्तक सतह बोलेंगे। ठीक, तो जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उस सतह को हम परावर्तक सतह बोलते हैं। तो अब देखिए, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यह एक गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, जैसे हमने इधर से अगर हम इसको इस तरफ से पेंट कर देंगे, इस तरफ से पेंट कर देंगे तो इसका प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, इस सतह से होगा। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका ये परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। अगर हम इसको अंदर से पेंट कर देते हैं, अगर इस साइड से पेंट कर देते हैं तो प्रकाश का परावर्तन इधर से होगा। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका ये परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक, तो आई होप आपको गोलीय दर्पण समझ में आ गया होगा, गोलीय दर्पण बनता कैसे है और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण।
अब हम जानते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण। तो यह क्या है, एक गोलीय दर्पण है। अब हम क्या करेंगे, इसके इस वाले साइड को अगर हम पेंट कर दें, बाहरी सतह को अगर हम पेंट कर दें, इस गोलीय दर्पण का हमने बाहरी सतह पेंट कर दिया। अब प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, इसके भीतरी सतह से होगा। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को रजित कर देने पर, यानी जब हम गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को पेंट कर देंगे और प्रकाश का परावर्तन भीतरी सतह से होगा, तो इस दर्पण को हम अवतल दर्पण बोलते हैं। तो अवतल दर्पण का डेफिनेशन देखिए, गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को, ठीक, गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को रजित करने यानी पेंट करने से अवतल दर्पण बनता है। जब हम गोलीय दर्पण को बाहरी सतह को पेंट कर दिए तो ये क्या बन गया, अवतल दर्पण बन गया। और इसमें प्रकाश का परावर्तन भीतरी सतह से होता है। इसके बाहरी सतह को तो हमने पेंट कर दिया, तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, भीतरी सतह से होगा। इसलिए अवतल दर्पण का परिभाषा हो गया कि गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को रजित करने से अवतल दर्पण बनता है और इसमें प्रकाश का परावर्तन भीतरी सतह से होता है। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। जब हम गोलीय दर्पण के भीतरी सतह को रजित कर देते हैं तो यह उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण, जब हम गोलीय दर्पण के भीतरी सतह को रजित कर देते हैं तो यह उत्तल दर्पण कहलाता है और इसमें प्रकाश का परावर्तन इसके बाहरी सतह से होता है, यानी इस तरफ प्रकाश ऐसे जाएगा और परावर्तित हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण का डेफिनेशन क्या है कि गोलीय दर्पण के भीतरी सतह को रजित करने से उत्तल दर्पण बनता है और इसमें प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होता है। तो आई होप आपको गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर पता चल गया होगा। अब हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को अलग अलग पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण यानी गोलीय दर्पण से जुड़े विभिन्न पद पहले हम जान लेते हैं, जैसे ध्रुव, फोकस, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये सब क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। तो मान लीजिए यह एक खोखला गोला है और इसके इतने भाग को हमने कट कर दिया, इसलिए मैंने इसको टूटी रेखाओं से दिखाया है कि हमने इसको कट कर दिया, तो हमें यह एक कांच का टुकड़ा मिला। अब इसके हम बाहरी सतह को रजित कर देंगे यानी पेंट कर देंगे, तो यह एक अवतल दर्पण बन गया। और अब यह इस अवतल दर्पण में इस भाग को और इस भाग को, इस पूरे जो अवतल दर्पण का इस किनारा, यह एक किनारा हो गया, यह दूसरा किनारा हो गया, तो इस दूरी को हम द्वारक बोलते हैं। और द्वारक के ठीक बीच में जो मध्य बिंदु होता है उसे हम ध्रुव नाम देते हैं, जिसको हम P से दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ध्रुव का डेफिनेशन लिखा है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। यह एक गोलीय दर्पण है, ठीक, यह एक गोलीय दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण है अभी। तो इस अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और इसको P से दिखाया जाता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में P लिख दिया है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोला जाता है। अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो यह क्या था, यह दर्पण किसका है, तो इस खोखले गोले का भाग है और इस गोले का केंद्र होगा यहाँ पे। तो इस केंद्र को ही इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता जोड़ करके एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है कि यह इस दर्पण के लिए यह केंद्र वक्रता केंद्र हो गया। इस पूरे गोले के लिए तो सिर्फ यह एक केंद्र है, लेकिन इस दर्पण के लिए क्या है, तो वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र का डेफिनेशन मैंने लिखा है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये गोलीय दर्पण है और यह एक इस गोले का एक भाग है, तो इस गोले के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। फिर से देखिए कि गोलीय दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण है वह इस गोले का भाग है और इस गोले का इस गोले का केंद्र ये है। तो यह केंद्र इस गोलीय दर्पण के लिए यानी इस अवतल दर्पण के लिए क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। हम वक्रता जोड़कर एक स्पेशल नाम दे दिए, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है इस गोले के केंद्र को इस दर्पण का हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे यह केंद्र हो गया और यहाँ पे ध्रुव है, इस दूरी को हम मिला देंगे तो यह क्या हो गया, एक त्रिज्या हो गया। और इस गोले के लिए यह एक त्रिज्या है, इस गोले के लिए यह एक त्रिज्या है, इस पूरे गोले के लिए यह एक त्रिज्या है, लेकिन इस दर्पण के लिए क्या है, तो वक्रता त्रिज्या है। तो
वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, यह एक गोलीय दर्पण है और यह इस पूरे गोले का एक भाग है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को इस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है तो इस गोले की इस त्रिज्या को हम इस दर्पण का वक्रता नाम जोड़ करके वक्रता त्रिज्या बोल देंगे। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो इस ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, एक सरल रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। यहाँ पे ध्रुव है और यहाँ पे क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र को हम कैपिटल C से दिखाते हैं और ध्रुव को हम कैपिटल P से दिखाते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सरल रेखा यही प्रधान या मुख्य अक्ष कहलाती है। इसका दो नाम हम प्रधान अक्ष भी बोल सकते हैं या मुख्य अक्ष भी बोल सकते हैं। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे तो ध्रुव हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? केंद्र हो गया। इन दोनों के बीच में होता है फोकस, जिसको हम कैपिटल F से दिखाते हैं। ठीक, यहाँ पे इन दोनों के ठीक बीच में होता है फोकस, जिसको हम कैपिटल F से दिखाते हैं। और इस फोकस और ध्रुव की दूरी को हम फोकस दूरी नाम देते हैं, जिसको हम स्मॉल f से दिखाते हैं। और इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल R से दिखाते हैं। इतना बात याद रहेगा। इसको हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है कि A और B को द्वारक बोला जाता है। यहाँ पे A और B का जो मध्य बिंदु है, यानी दर्पण का जो मध्य बिंदु है, उसको हम ध्रुव बोलते हैं, जिसको हम P से दिखाते हैं। मैंने P बराबर ध्रुव लिख दिया है। और फिर इस ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में फोकस होता है और फोकस को हम F से दिखाते हैं, कैपिटल F से। और यहाँ पे एक वक्रता केंद्र होता है, जिसको हम C से दिखाते हैं। तो C बराबर मैंने वक्रता केंद्र लिख दिया है और ये भी तो द्वारक हो ही गया। और P से लेकर C तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल R से दिखाते हैं। P से लेकर के C को, यानी इस दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं और इसे हम कैपिटल R से दिखाते हैं। P से लेकर के F तक इसको फोकस दूरी बोला जाता है और इसको हम स्मॉल f से दिखाते हैं। P से लेकर के F की इसकी बीच की दूरी को हम स्मॉल f से दिखाते हैं, यानी P से लेकर के F के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं। यह फोकस है और ध्रुव, फोकस से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोला जाता है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। जैसे अवतल दर्पण में ये हुआ, ठीक उसी तरह उत्तल दर्पण में होता है। अवतल दर्पण कैसे बना था? तो हम बाहरी सतह को रस्तित कर दिए थे, तो ये अवतल दर्पण बन गया था। तो जिस तरह अवतल दर्पण में ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र होता है, उसी तरह सेम उत्तल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण को जब हम अंदर से रंग देंगे और इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है, तो यह उत्तल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण में भी इस दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव बोलते हैं और यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, क्योंकि ये गोल ऐसे होगा, इस पूरे गोल का केंद्र यहाँ पे होगा, तो हम इस दर्पण के लिए इसको वक्रता केंद्र नाम देती है, जिसको हम कैपिटल C से दिखाते हैं। और ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में फोकस होता है, जिसको हम कैपिटल F से दिखाते हैं। अब इसमें भी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। और यहाँ पे हम ध्रुव को P से दिखाते हैं, फोकस को F से दिखाते हैं, वक्रता केंद्र को C से, द्वारक को AB से दिखा दिया मैंने, और वक्रता त्रिज्या को PC से मैंने दिखाया, जिसको हम R बोलते हैं। और फोकस दूरी को हम स्मॉल f से दिखाते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे PF बता दिया। P से लेकर के F की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं। और ये डेफिनेशन तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है तो उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चौथा, प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला टॉपिक है अवतल दर्पण का फोकस, यानी अब हम ये देखेंगे कि अवतल दर्पण में फोकस कैसे बनता है और उत्तल दर्पण में फोकस कैसे बनता है।
तो अभी मैंने आपको बताया कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, तो ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर किरण आरेख यानी मुख्य अक्ष और इस किरण के बीच की दूरी हर जगह समान होगी, समान अंतर पे होगी। यहाँ पे जितना दूरी पे होगी उतना ही दूरी पे यहाँ पे भी हर जगह समान अंतर पे होगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आरेख जा रही है। नीचे भी देखिए ये मुख्य अक्ष है और इस किरण है। इस किरण और मुख्य अक्ष के बीच अंतर जो होगा वो हर जगह समान होगा, इसलिए हम बोलेंगे कि समांतर आती किरणें। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये जो किरण आरेख जा रही है यहाँ पे दर्पण से परावर्तित होगी। ये भी किरण आरेख जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आरेख जा रही है वो दर्पण से परावर्तित होगी और यह परावर्तित होने के बाद ये जो दोनों किरण आरेख है वह प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी इस बिंदु को हम फोकस नाम दे देंगे। ठीक, फिर से देखिए, प्रधान अक्ष के समांतर ये किरणें जा रही हैं और जब दर्पण से टकराएगी तो परावर्तित हो जाएगी। ये किरण भी और ये किरण भी, दोनों किरण क्या होगी? दर्पण से परावर्तित होगी और परावर्तित होने के बाद यह प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है इस बिंदु को हम इस दर्पण का फोकस बोलते हैं। ठीक, तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है दर्पण का फोकस कहलाता है। यह बिंदु क्या कहलाता है? इस दर्पण का फोकस कहलाता है। और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। अब उत्तल दर्पण में कैसे फोकस बनता है? तो देखिए, यह उत्तल दर्पण कैसे हो गया? तो अंदर वाले सतह को हमने रस्तित कर दिया और इसमें प्रकाश का परावर्तन इसके बाहरी सतह से हो रहा है, तो यह एक उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण ऐसे हम गोल करेंगे तो इसका केंद्र यहाँ पे यह वक्रता केंद्र हो गया, ठीक, और यहाँ पे यह ध्रुव हो गया। और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सरल रेखा क्या है कहलाई? यह प्रधान अक्ष। अब प्रधान अक्ष के देखिए, क्योंकि परावर्तित तो इस तरफ से होगा इसलिए किरण आरेख इस तरफ से आएगा। अब इस मुख्य अक्ष के ये समांतर किरण आरेख इधर से भी जा रही है और समांतर किरण आरेख इधर से भी जा रही है और इसका झुकाव इस तरफ है इसलिए यह किरण इस तरफ परावर्तित हो जाएगी। इसका झुकाव इस तरफ है इसलिए यह किरण आरेख ऊपर की ओर परावर्तित हो जाएगी। और परावर्तन होने के बाद यह किरण आरेख क्या कभी मिल सकती है? जिस तरह से अवतल दर्पण में ये परावर्तन के बाद ये दोनों किरण आरेख मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिल गई। अब बताइए, उत्तल दर्पण में क्या यह किरण आरेख, ये जो दोनों परावर्तित हो चुकी है किरण आरेख, मुख्य अक्ष पर कहीं पे भी जाकर कभी मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। तो हम इसको टूटी हुई रेखाओं से यहाँ पे मैंने दिखाया है कि यहाँ से इस बिंदु से सिर्फ आती हुई प्रतीत होगी। यह तो इस तरफ मुड़ गई तो इसलिए इस किरण आरेख को ऐसे हम बढ़ाएंगे, इस किरण आरेख को इस तरह से बढ़ाएंगे आगे, तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर जाकर मिल रही है तो इसका यहाँ पे फोकस बनता है। ये टूटी हुई रेखाओं से मिल रहा है, ठीक, तो इसका फोकस यहाँ पे बन गया। उत्तल दर्पण का हम फोकस देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन कि मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, मुख्य अक्ष के ये समांतर किरणें गई, दर्पण से परावर्तन के बाद ये दर्पण है और इससे परावर्तित हो गई। तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो ये मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है क्योंकि इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको इस जो परावर्तित किरण आ रही है इसको आगे बढ़ाएंगे, ये जो परावर्तित किरण है इसको आगे बढ़ाएंगे, तो इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में नहीं मिलती है, सिर्फ आती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु दर्पण का फोकस कहलाता है। यह बिंदु क्या कहलाएगा? इस दर्पण का फोकस कहलाएगा। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? फोकस दूरी, और इसको हम स्मॉल f से दिखाते हैं। अब देखिए, इस तरह का ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है। दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पे देखिए, ये क्या है? वक्रता केंद्र है और ध्रुव है, इस दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता केंद्र कहलाएगी। और यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे ध्रुव है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में फोकस होता है, यानी इतना फोकस दूरी है और ये पूरा वक्रता त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, ठीक है, वक्रता त्रिज्या की
आधी होती है फोकस दूरी। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फिर अगला पॉइंट है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। यह जो वक्रता त्रिज्या है वह फोकस की क्या है, दुगनी है। ठीक, जब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है तो वक्रता त्रिज्या, ये जो वक्रता त्रिज्या है इस फोकस दूरी की क्या होगी, दुगनी होगी। ये तो बच्चों वाली बात है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेखों की बनावट। अब हम ये किरण आरेखों की बनावट क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के सामने अलग अलग दूरियों पर वस्तुओं को रखकर हम उसका प्रतिबिंब बना सके। बस इसीलिए हम गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेखों की बनावट पढ़ेंगे और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाएगा अवतल दर्पण के सामने इस जगह अगर वस्तु रहे तो उसका प्रतिबिंब बनाइए, तो आप नहीं बना पाइएगा जब तक आपको किरण आरेख नहीं समझ में आए। और किरण आरेख अगर आपको नहीं याद रहे तो आप वह प्रतिबिंब नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के सामने के लिए किरण आरेखों की बनावट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में किरण आरेखों की बनावट पढ़ेंगे और यह 4 तरह का किरण आरेख हम पढ़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हम 4 तरह का किरण आरेख पढ़ रहे हैं और अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों में पढ़ेंगे। इधर अवतल दर्पण है और इस तरफ उत्तल दर्पण का पढ़ेंगे। पहला किरण आरेख क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, यह क्या है, मुख्य अक्ष है और इसके समांतर समानांतर यानी ये किरण और मुख्य अक्ष के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी, हर जगह समान होगी। इसलिए हम बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर यह किरण आरेख आ रही है। यह तो अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में भी यह प्रधान अक्ष है और प्रधान अक्ष के यह समांतर किरण आरेख आ रही है। ठीक, अब किरण आरेख ऐसे आई और दर्पण से परावर्तित होगी तो वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो एक बात याद रखिएगा कि अवतल दर्पण के सामने जब कोई किरण समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि यह प्रधान अक्ष है और इसके समांतर यह किरण आरेख आ रही है और दर्पण से परावर्तित होने के बाद इस तरफ चली जाएगी। तो ये तो कभी प्रधान अक्ष पे हमें कभी नहीं मिलने वाली। इसलिए इस किरण आरेख को जब हम आगे बढ़ाएंगे टूटी हुई रेखाओं से तो ये फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण के कहाँ से, फोकस से होकर गुजरती है और उत्तल दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें वास्तव में फोकस से गुजरती है और इसमें फोकस से सिर्फ आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में वास्तव में गुजरती है फोकस से और उत्तल दर्पण में फोकस से सिर्फ आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, तो पहला किरण आरेख था मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जब अवतल दर्पण में आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है और उत्तल दर्पण में क्या होता है तो मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा किरण आरेख है फोकस की दिशा में आपतित किरण। पहला किरण आरेख था प्रधान अक्ष के समांतर किरण आरेख आई और दूसरा किरण आरेख है फोकस की दिशा में आपतित किरण। ये फोकस है और इस दिशा में अगर हम किरण को आपतित करते हैं तो वो दर्पण से परावर्तित होगी और प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समांतर चली जाएगी। यह अवतल दर्पण में भी होगा और उत्तल दर्पण में भी सेम उसी तरह। यहाँ पे फोकस है और हम फोकस की दिशा में किरण को आपतित कर रहे हैं और बीच में दर्पण आ गया। अब दर्पण से परावर्तित होकर के ये कहाँ, प्रधान अक्ष के समांतर किरण आरेख निकल जाएगी। तो फोकस की दिशा में जब किरण आपतित होती है तो वह प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है। यह अवतल दर्पण है, यहाँ पे फोकस है, हम फोकस की दिशा में किरण को आपतित किए तो वह दर्पण से परावर्तित होने के बाद प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समांतर निकल गई। ठीक उसी तरह उत्तल दर्पण में हम फोकस की दिशा में किरण आरेख को आपतित किए तो ये बीच में दर्पण आ गया, दर्पण से परावर्तित होकर के इस प्रधान अक्ष के समांतर यह किरण आरेख निकल गया। ये दूसरा किरण आरेख था। अब तीसरा देखिए, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। पहला था मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा था फोकस की दिशा में आपतित, तीसरा है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित। यह अवतल दर्पण है और यहाँ पे अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र की दिशा में जब हम किरण आरेख को आपतित करेंगे तो वह दर्पण से परावर्तित होने के बाद
उसी पथ पर वापस लौट जाएगी, यानी जिस रास्ते से किरण आरेख आई उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ठीक है, ये मैंने यह किरण आपतित को यह एंगल दर्शाता है और यह एंगल परावर्तित किरण को दर्शाता है। ठीक है, उसी तरह उत्तल दर्पण में क्या होगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र की दिशा में हम किरण आरेख को आपतित किए और परावर्तित होने, ये बीच में दर्पण आ गया, दर्पण से परावर्तन हुआ इसका, तो यह न इधर जाएगी न इधर जाएगी, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। तीसरा किरण आरेख क्या है कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। ठीक, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हुई, दर्पण से परावर्तन होने के बाद उसी पथ पर लौट गई। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हुई, परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट गई। यह अवतल दर्पण में हुआ और यह उत्तल दर्पण में। चौथा है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। चौथा किरण आरेख है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। यह अवतल दर्पण है और यहाँ पे ध्रुव है। तो यह जो किरण आपतित हो रही है वह ध्रुव की दिशा में आपतित हो रही है और प्रधान अक्ष और ध्रुव के बीच में एक कोण बन रहा है। तो परावर्तित होकर के वह इतना ही, यह किरण आरेख जो है वह इतना ही मुड़ेगी जितना कि यहाँ पे कोण बना उतना ही कोण यहाँ पे बन पाए, उतना ही मुड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यह किरण आरेख इतना 20 डिग्री पे मुड़ी और इधर इतना परावर्तित होकर के यहाँ पे 80 डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित होगी, तो ऐसा नहीं होगा। जितना डिग्री का, यानी अगर इधर 30 डिग्री का कोण बना करके आपतित हो रही है तो परावर्तित होने के बाद उतना ही मुड़ेगी, उतना ही मुड़ करके परावर्तित होगी यह किरण, ताकि इस परावर्तित किरण और प्रधान अक्ष के बीच का जो कोण है वो भी 30 डिग्री ही बने। तो ध्रुव की दिशा में आपतित किरण जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। यह अवतल दर्पण में हुआ। उत्तल दर्पण में भी यहाँ पे ध्रुव है, ध्रुव की दिशा में यह किरण आरेख आपतित हो रही है और जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित हो रही है उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। अगर इधर 10 डिग्री का कोण बन रहा है तो इधर भी 10 डिग्री का कोण बनेगा। अगर यहाँ पे 50 डिग्री का कोण बना करके आपतित होगी तो परावर्तन के बाद भी उतना ही मुड़ेगी, ताकि यहाँ भी 50 डिग्री का कोण ही बने। तो इस तरह ध्रुव की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाती हुई निकलती है। यह हमारा गोलीय दर्पण में किरण आरेखों की बनावट खत्म हुआ। पहला था प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें जो कि फोकस से होकर के गुजरती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा था फोकस की दिशा में आपतित किरण आरेख, तो वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, उत्तल दर्पण में भी वैसे ही। और तीसरा था वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, तो परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है, परावर्तन होने के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। चौथा था ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, तो ध्रुव की दिशा में जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होगी उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। यह हमारा गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेखों की बनावट खत्म हुआ। अब हम अवतल दर्पण के सामने अलग अलग दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाएंगे। तो पहले हम यह देख लेते हैं कि हम वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे। और अभी हम सिर्फ अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाहरी सतह को हमने रस्तित किया है और इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर है, यानी यह एक अवतल दर्पण है। और अभी हम अवतल दर्पण में अलग अलग जगहों पर रखकर वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। अभी हम उत्तल दर्पण की बात नहीं करें, उत्तल दर्पण को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम अवतल दर्पण के सामने वस्तुओं को रखकर उसका प्रतिबिंब बनाना सीख लेते हैं। तो हम कहाँ कहाँ रखेंगे, सबसे पहले तो हम ध्रुव और फोकस के बीच में कोई वस्तु खड़ा करेंगे और देखेंगे इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बन रहा है, पहला। दूसरा कि जब हम वस्तु को फोकस पे खड़ा करेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बन रहा है, ये देखेंगे। तीसरा, जब हम वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कहीं पे भी खड़ा करेंगे, यहाँ यहाँ या फिर यहाँ कहीं पे भी खड़ा करेंगे और देखेंगे इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बन रहा है। चौथा, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर खड़ा करेंगे तब देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और कैसा बन रहा है। पांचवा, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र, और इधर तो अनंत हो गया, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पे खड़ा करेंगे और देखेंगे इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बन रहा है। और छठा, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तब उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो इन 6 अलग अलग जगहों पर रखकर हम अवतल दर्पण के सामने 6 अलग अलग जगहों पर वस्तुओं को रखकर उसका प्रतिबिंब देखेंगे कि कहाँ पे बन रहा है और कैसा बन रहा है। तो पहला हम शुरू करते हैं, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है।
तो अब हम ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को खड़ा करके इसका प्रतिबिंब देखते हैं कहाँ और कैसा बनता है। तो यहाँ पे यह अवतल दर्पण है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे एक वस्तु मैंने खड़ा कर दिया है। मान लीजिए यहाँ पे आप ही खड़े हो, ठीक है, फोकस और ध्रुव और फोकस के बीच। अब हम आपके सर से और एक पाँव से किरण आरेख लेंगे और देखेंगे आपका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बन रहा है। वैसे तो आपके बॉडी के हर हिस्से से किरण आरेख ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं उतना सारा किरण आरेख लेकर के प्रतिबिंब बनाऊं तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ मैंने 2 ही किरण आरेख लिया है। तो आपको ये अभी पता नहीं चल रहा होगा कि कौन सा किरण आरेख किधर गया और किधर आया। तो ध्यान से देखिएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही किरण आरेख लेंगे। जो मैंने आपको 4 तरह का किरण आरेख बताया है उसमें से हम कोई 2 किरण आरेख लेकर ही प्रतिबिंब बनाएंगे। इन चारों में से हमें पूरा किरण आरेख लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। मैंने कहाँ से किरण आरेख लिया, कहाँ किस तरफ गया किरण आरेख, इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ देखिए, इस वस्तु के ऊपर वाले हिस्से से मैंने किरण आरेख लिया और इस प्रधान अक्ष के समांतर लेकर के जाएंगे। तो और मैंने बताया है अभी बताया कि जब किरण आरेख प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। इसका फोकस यहाँ पे है और यहाँ पे मैंने वस्तु खड़ा किया। वस्तु के ऊपर वाले भाग से मैंने किरण आरेख लिया और इसको हम दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के जा रहे हैं और दर्पण से परावर्तन के बाद ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। यह पहला किरण आरेख हो गया। अब दूसरा किरण आरेख हम कोई भी सा भी ले सकते हैं। बच्चा 3 किरण आरेख, तो इन तीनों में से हम कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैंने दूसरा किरण आरेख लिया कि यह जो है किरण आरेख यह वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो रही है। यहाँ पे वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो रही है। तो परावर्तित होने के बाद कहाँ से, उसी पथ पे वापस लौट जाएगी, यानी वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाएगी। अब देखिए, इसका जो दूरी है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या कहीं पे जाकर मिलेगा, ये दोनों किरण आरेख? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए इस किरण आरेख को हम आगे बढ़ाएंगे और इस किरण आरेख को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये जाकर के यहाँ पे मिलता है, दर्पण के पीछे मिलता है। तो इस बिंदु को और प्रधान अक्ष के बीच हम एक लाइन खींच देंगे और बोलेंगे कि यह प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पे मैंने वस्तु को ए और बी से दिखाया है, ए और बी से, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे ए डैश और बी डैश से दिखाया है। वस्तु को मैंने ए बी से दिखाया है और प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश से बनाया है। फिर से देखिए, यहाँ पे वस्तु खड़ा है, वस्तु के ऊपर वाले भाग से मैंने किरण आरेख निकाला और कौन सा किरण आरेख लिया, तो प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा किरण आरेख मैंने लिया है कि जब वक्रता केंद्र की दिशा में जब आपतित किरण होगा तो वो परावर्तित होने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। और ये किरण आरेख के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो ये कहीं भी नहीं मिलने वाली है, इसलिए हम इसको टूटी हुई रेखाओं से दिखाएंगे। जब इसको आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन खींच देंगे और यह क्या बन गया, तो प्रतिबिंब बन गया। किसका, तो ये इस वस्तु को जिसको मैंने ए और बी नाम दिया है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे ए डैश बी डैश बन गया। अब प्रतिबिंब कैसा बना है, तो इसका किरण आरेख तो वास्तव में नहीं मिला, हमें मिलाना पड़ा है, टूटी हुई रेखाओं से मैंने मिलाया, यानी यह प्रतिबिंब काल्पनिक बना, यानी आभासी प्रतिबिंब बना। और जब आभासी प्रतिबिंब बना तो कैसा बना, सीधा या उल्टा, तो सीधा बना। देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखिए, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। ये वस्तु यहाँ पे इतना छोटा है, इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया। तो यह प्रतिबिंब क्या होता है, यह प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है। ये याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि दर्पण के पीछे बनता है। अगर ये पूछे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो काल्पनिक और सीधा बनता है। अब दूसरा हम देखेंगे कि वस्तु जब फोकस पे हो तब, तो हम फिर से वही एक किरण आरेख लेंगे। इसके ऊपरी वाले हिस्से से किरण आरेख लिए और दर्पण प्रधान अक्ष के समांतर लेकर के गए और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर गया।
उसके बाद यहाँ पे हम वक्रता केंद्र की दिशा में एक किरण आरेख आपतित करेंगे और वह परावर्तित उसी दिशा में फिर परावर्तित हो जाएगी। इसके बीच की दूरी समान है, यानी ये कहीं ना कहीं जा कर के बहुत दूर अनंत पे मिलेगा। और जब हम इस प्रधान अक्ष और यहाँ पे जा कर के हम मिलाएंगे तो इसका प्रतिबिंब देखिए बहुत बड़ा बन रहा है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर खड़ा हो तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक, यह कहाँ जा कर के मिलेगा हमें नहीं पता, इसलिए हम बोलेंगे कि अनंत पर बनेगा। यह इसके बीच की दूरी क्या है, धीरे धीरे मतलब इसके बीच की दूरी क्या है, समान है, इसलिए कहीं ना कहीं जाकर मिलेगी। इसमें क्या था कि दूरी बढ़ती जा रही है, इसके बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी तो और बढ़ती जाएगी, कभी नहीं मिल पाएगी। लेकिन इसके बीच की दूरी समान है, कहीं ना कहीं जाकर के मिलेगी और अनंत पर मिलेगी। इसलिए हम बोलेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, क्योंकि यह किरण आरेख कहीं ना कहीं जाकर वास्तव में मिलेगी, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और जब वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि प्रधान अक्ष से वो सीधा लेकर के जाएंगे अनंत पर और अनंत पे जो किरण आरेख ऐसे जाके मिल रहा है और प्रधान अक्ष के बीच की बीच इसका दूरी जब हम मापेंगे तो बहुत बड़ा होगा, इसलिए प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु से बहुत बड़ा होता है। ठीक, तो जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, दर्पण के पीछे बनता है और यह आभासी होता है, सीधा होता है और दर्पण के पीछे होता है। लेकिन जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर होता है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा होता है, साथ ही वस्तु से बहुत बड़ा होता है। यह था दूसरा। तीसरा है जब वस्तु को हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो एक किरण आरेख हम लेंगे कि प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है, तब परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा किरण आरेख हम ले रहे हैं, जब फोकस से हम किरण आरेख गुजरेगा, जब दूसरा किरण आरेख हम ले रहे हैं कि फोकस से गुजरेगा तो कैसे परावर्तित होगा, तो प्रधान अक्ष के समांतर परावर्तित होगा। तो ये दोनों किरण आरेख देखिए जहाँ पे मिल रहा है प्रधान अक्ष के से लेकर के इसकी दूरी को हम एक लाइन से ड्रॉ कर देंगे और ये इसका प्रतिबिंब बन गया, इस वस्तु का यह प्रतिबिंब बन गया। कैसे बना, तो देखिए यहाँ पे वस्तु है, वस्तु के ऊपरी वाले हिस्से से हमने क्या किया, एक किरण आरेख लिया। कैसे लिया, तो यहाँ पे मैंने 4 तरह का किरण आरेख बताया है। पहला कि जब जब प्रधान अक्ष के समांतर किरण आरेख जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। दूसरा किरण आरेख मैंने बताया कि जब फोकस की दिशा में किरण आपतित होगा, इसके ऊपरी वाले हिस्से से हम किरण आरेख निकाले और फोकस की दिशा में आपतित किए तो दर्पण से परावर्तन के बाद इस प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाएगा। और ये जो दोनों किरण है जहाँ पे जाके मिलेगा यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना, तो इस प्रधान अक्ष से और इस प्रतिबिंब जहाँ पे में लाइन, दोनों को हम एक लाइन से ड्रॉ कर देंगे और यही इसका प्रतिबिंब बन गया। और देखिए वास्तव में मिल रहा है तो क्या होगा, वास्तविक होगा। और दिख रहा है कि वस्तु कितना छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा है, यानी वस्तु से बड़ा होगा प्रतिबिंब। तो देखिए जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है क्योंकि किरण आरेख वास्तव में मिलकर बन रहा है, इसलिए वास्तविक होता है। जब वास्तविक है तो उल्टा होगा। और वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से क्या है, यह बड़ा है। इसमें क्या था, वस्तु से बहुत बड़ा होगा क्योंकि अनंत पे बन रहा है, इसमें सिर्फ हम बड़ा बोलेंगे। अब चौथा है जब वस्तु वक्रता केंद्र, यहाँ पे यह अवतल दर्पण है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र पर मैंने देखिए वस्तु को खड़ा किया है, ए और बी से दिखाया है कि ये वस्तु है। अब हम इससे किरण आरेख निकालेंगे, इसके ऊपरी भाग से कहाँ, प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण आरेख निकालेंगे तो यह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, ये किरण आरेख है, यानी ये इस तरफ जा रहा है, परावर्तित होने के बाद ये किरण आरेख इस तरफ जा रहा है। अब दूसरा किरण आरेख हम कौन सा लेते हैं, तो इसके ऊपरी भाग से हम एक किरण आरेख निकालेंगे और फोकस की दिशा में आपतित करेंगे तो यह परावर्तन के बाद कहाँ,
इस मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। और ये वाला परावर्तन होने के बाद किरण और ये वाला परावर्तन होने के बाद किरण आरेख यहाँ पे मिल रहा है। तो हम इस प्रधान अक्ष से इस बिंदु को हम एक लाइन से ड्रॉ कर देंगे और यही क्या बन गया, प्रतिबिंब बना। इसको हम ए डैश से दिखाएंगे और इसको बी डैश से यहाँ पे दिखाया है मैंने, बी डैश, ए डैश, बी डैश, किसका, ए बी का प्रतिबिंब बन गया। और यह प्रतिबिंब वास्तव में किरण आरेख मिलने से बना है, इस प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और देखिए जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बना है। पहला किरण आरेख हमने लिया समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर गया, फोकस से गुजरा। दूसरा किरण आरेख हमने लिया, फोकस से गया, समांतर गुजरा प्रधान अक्ष के। और ये दोनों किरण आरेख जहाँ पे मिल रहा है तो प्रधान अक्ष से और इससे इस बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो यह प्रतिबिंब बन गया, किसका, ए बी वस्तु का। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बना, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के बराबर होता है। ठीक, पांचवा है जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक, ये वक्रता केंद्र है और अनंत है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच अगर कहीं पे वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमने एक किरण आरेख फिर से लिया कि प्रधान अक्ष है और प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण आरेख हम ऐसे निकालेंगे तो वह कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। और ये आप दिखाइएगा, एंगल की मदद से ज़रूर दिखाइए कि किरण आरेख किस तरफ जा रहा है। ये किरण आरेख ऐसे दर्पण की तरफ गया, परावर्तित होने के बाद ये फोकस से ऐसे गुजर गया। दूसरा किरण आरेख हमने लिया कि जब किरण फोकस से गुजरेगा तो वह दर्पण के समांतर निकल जाएगा। और ये जो दोनों किरण आरेख परावर्तित होने के बाद जहाँ पे मिल रही है वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इससे प्रधान अक्ष और इस बिंदु को हम एक लाइन से ड्रॉ कर देंगे, यही प्रतिबिंब बन गया, किसका, तो इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, ए डैश बी डैश। और ये देखिए वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना और वास्तविक किरणों के मिलने से बना, इसलिए यह प्रतिबिंब वास्तविक है। और जब वास्तविक है तो उल्टा होगा। तो जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना प्रतिबिंब। ठीक, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। यह वास्तविक किरणों के मिलने से बना, इसलिए वास्तविक है, और वास्तविक है तो उल्टा है और वस्तु से छोटा है। छठा है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो अनंत पर अगर कोई वस्तु होता है तो वहाँ से हमें सिर्फ समांतर आती किरणें ही दिखाई देती हैं। तो ये पहला किरण आरेख है जो प्रधान अक्ष से समांतर आ रही है, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। फिर दूसरा किरण आरेख भी समांतर आ रहा है, फिर परावर्तन होने के बाद फोकस से ही गुजरेगा। ये दोनों कहाँ पे मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। इसलिए जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो देखिए यहाँ पे फोकस पर ही मिल रहा है तो कितना छोटा हो गया ना। यहाँ पे हम प्रधान अक्ष से इसका लाइन भी नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, यानी यह बहुत छोटा है। इसलिए लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है क्योंकि वास्तविक किरणों के मिलने से बन रहा है। जब वास्तविक है तो उल्टा है, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा होता है। ठीक, यहाँ पे बहुत छोटा, इसमें सिर्फ छोटा होता है, वस्तु से सिर्फ छोटा है, और इस वाले केस में वस्तु से बहुत छोटा है। तो यह हमारा अवतल दर्पण में अलग अलग दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाना हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसको आप घर पे कम से कम एक प्रतिबिंब को 10 बार ज़रूर बनाइएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और ये याद ज़रूर रखिएगा कि प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बन रहा है। अब हम अगली वीडियो में अवतल दर्पण, इस वीडियो में हम अवतल दर्पण द्वारा अलग अलग जगहों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाना सीख चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे, फिर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे, फिर चिन्ह परिपाटी, उसके बाद दर्पण सूत्र और आवर्धन। लगभग हमारा 5-6 टॉपिक और बच गया है जिसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे और समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।